स्वागत है। आज हम एक खास फिल्म प्रेत दुल्हन जो 2025 में आई थी, उसकी कहानी पर एक कह सकते हैं गहराई से नजर डालने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कहानी का पूरा सार है और आज हम कोशिश करेंगे कि इसके जो अलग-अलग पहलू हैं, किरदार क्या सोचते हैं, कहानी में क्या मोड़ आते हैं, उन सबको ठीक से समझें। हाँ, मतलब परत दर परत खोलेंगे आज इस कहानी को। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े ही चौंकाने वाले सीन से। एक लड़की है, दुल्हन बनी हुई, बाद में पता चलता है नाम रेंटी है। हम्म। और कोई है जो दिख नहीं रहा, वो उसके गहने उतार रहा है, घूंघट हटा रहा है और हमें पता चलता है कि भाई इसने तो एक राक्षस से शादी कर ली है, एक बूढ़ी औरत की मदद से। हाँ, उतारी। वो सीन एकदम से आपको पकड़ लेता है, मतलब माहौल सेट कर देता है। सही। और फिर फौरन बाद कहानी हमें रेंटी की दुनिया दिखाती है, उसका परिवार। पति है बोबो, एक देवर है बायू जो काफी कह सकते हैं कामचोर किस्म का है। हाँ, आलसी। सास है ननद गीता है और देवरानी सिटी। और ये तीनों औरतें मतलब रेंटी, गीता और सिटी मिलकर एक चिकन की दुकान चलाती हैं। बिल्कुल। और ये जो शुरुआती सेटअप है ना, यहीं पर कहानी के दो अलग-अलग तनाव एक साथ आ जाते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, एक तरफ तो रेंटी का वो भयानक राज है, वो राक्षस वाली शादी, हाँ। और दूसरी तरफ है उसका रोज का जीवन। परिवार में आपसी खींचतान है, जिम्मेदारियां हैं, और खासकर रेंटी पर दोहरा बोझ है। घर भी संभालो, दुकान भी देखो। ये दोनों चीजें मिलकर कहानी को आगे बढ़ाती हैं। हाँ, और वो बोझ दिखता भी है। बेचारी रेंटी घर में भी काम कर रही है, दुकान पर भी सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है, लेकिन कोई तारीफ नहीं, कोई कदर नहीं। सही बात है। खासकर उसकी सास, वो तो साफ साफ सिटी की तरफदारी करती है। वो नाश्ते वाला किस्सा याद है? हाँ बिल्कुल। रेंटी जल्दी दुकान चली गई तो सास ने कितना सनाया, पर सिटी लेट आई तो कुछ नहीं कहा। और पति बोबो, वो भी कुछ नहीं बोलता माँ के सामने, वो जैसे चुप ही लेता है। हाँ, वही। और ये जो परिवार का ढांचा है ना, ये बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ सास का पक्षपात नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे एक औरत पर घर और बाहर दोनों की उम्मीदें लाद दी जाती हैं और फिर भी उसे वो सम्मान या सहारा नहीं मिलता। हम्म। बोबो की चुप्पी भी एक तरह से रेंटी के अकेलेपन को और बढ़ाती है। और वो देवर बायू अपने मुर्गे लड़ाने को बड़ा इन्वेस्टमेंट बताता है, मतलब जिम्मेदारियों से कैसे भागा जाए, उसका बढ़िया उदाहरण है वो। सही कहा। और इसी सब में रेंटी का अकेलापन बढ़ता जाता है। वो बोबो से कहती भी है कि कोई मेरी मेहनत नहीं देखता, पर कुछ बदलता नहीं। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देता है कि बस एक झटका और सब बिखर जाए। और वही होता है। कहानी में जो बड़ा मोड़ आता है वो है रेंटी की बेटी नीना का एक्सीडेंट। हाँ। गीता उसे स्कूल से लाना भूल जाती है। बच्ची अकेली आ रही होती है और एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। और हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि हालत बहुत सीरियस है, ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी और खर्चा बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और यहीं से रेंटी की असली बेबसी शुरू होती है। पैसे हैं नहीं। कार बेचने से भी पूरे नहीं हो रहे हैं। हाँ, परिवार से मदद मांगती है, घर बेचने तक की बात करती है, लेकिन सास और बायू दोनों साफ मना कर देते हैं। उल्टे सास ताना मारती है उसे। हाँ, और हद तो तब होती है जब बायू बोबो की जमा पूंजी देने से भी मना कर देता है। कहता है कि ये पैसे उसकी बीवी सिटी के काम आएंगे, वो प्रेग्नेंट है। अरे बाप रे, मतलब कोई सोच भी नहीं रहा रेंटी के बारे में। कोई नहीं। और पति बोबो वो शिप पर है, उससे बात भी नहीं हो पा रही। रेंटी एकदम एकदम अकेली और लाचार महसूस करती है। और इसी लाचारी में हॉस्पिटल में उसे वो बूढ़ी औरत मिलती है, उतारी। हाँ, वही जिसने शादी करवाई थी। वो उसे एक पर्ची देती है और कहती है कि इलाज के दूसरे तरीके भी होते हैं। मतलब इशारा करती है। हाँ, और रेंटी के पास कोई चारा नहीं बचता। वो उतारी से मिलती है, लेकिन उतारी पैसे नहीं देती। अच्छा, तो फिर? वो उसे एक रस्म में हिस्सा लेने को कहती है, गौरी मतलब राक्षस से शादी। वादा करती है कि इससे बेटी ठीक हो जाएगी, सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। और रेंटी डरते डरते मान जाती है बेटी के लिए। हाँ, फिर वो रस्म दिखाई जाती है काफी डिटेल में। उसे नहलाना, मंत्र पढ़ना, कच्चा चिकन लिवर खिलाना, उफ। फिर दुल्हन की तरह सजाना, मोगरे के फूलों से सजे कमरे में राक्षस को अपना शरीर सौंपना। जो फिल्म का पहला सीन था वो यहीं जुड़ता है आके। ये तो मतलब बहुत ही भयानक सौदा है। बिल्कुल, ये उसकी चरम हताशा का नतीजा है। और इसका असर भी तुरंत होता है, चमत्कारी और भयानक दोनों। हाँ, नीना अगले ही दिन एकदम ठीक होकर घर आ जाती है। जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कीमत? अब रेंटी को हर हफ्ते उस राक्षस को चिकन लिवर खिलाना पड़ेगा। और परिवार का क्या रिएक्शन होता है इस चमत्कार पर? वो भी बड़ा दिलचस्प है। सिटी को शक होता है, वो मान ही नहीं पाती कि ये मेडिकल चमत्कार है, उसे लगता है ये काला जादू है। जबकि बायू और सास वो खुश हैं
कि पैसे बच गए, घर नहीं बेचना पड़ा। वो ज्यादा सोचना ही नहीं चाहते, जो अक्सर होता है ना। अगर सच मुश्किल खड़ी करे तो लोग आंखें बंद कर लेते हैं। सही बात है। अच्छा, नीना तो ठीक हो गई, लेकिन अब रेंटी के साथ अजीब चीजें होने लगती हैं। हाँ, यहीं से कहानी और डरावनी होती है। रेंटी का बर्ताव बदलने लगता है, घर में अंधेरा रखना पसंद करती है, अजीब तरह से मुस्कुराती है। और वो एक ही टाइम पे दो जगह दिखने वाली बात। हाँ, वो भी, जैसे वो यहाँ भी है और वहां भी। और ये बदलाव सिर्फ सिटी नोटिस करती है। सिर्फ सिटी? हाँ, वो गीता और बायू को बताती भी है, पर वो लोग उसकी बात को मजाक में उड़ा देते हैं। कहते हैं तू तो पहले से ही रेंटी के पीछे पड़ी रहती है। ओह, तो यहाँ फिर से वही बात हुई, सिटी अकेली पड़ गई। बिल्कुल, वो खतरा देख रही है, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा। ये दिखाता है कि आपसी रिश्ते कितने बिगड़े हुए थे। और साथ ही ये राक्षस का असर है जो रेंटी पर बढ़ता जा रहा है। वो धीरे धीरे काबू खो रही है। लेकिन सिटी चुप नहीं बैठती। वो रेंटी का एक वीडियो बना लेती है जब वो बाथरूम में अजीब हरकतें कर रही होती है, और उसे वायरल कर देती है। हाँ, फिर बाजार में लोग रेंटी का मजाक उड़ाते हैं। और तब रेंटी गुस्से में अपना वो शैतानी रूप दिखा देती है। सिटी पर हमला करने वाली होती है कि गीता बीच में आ जाती है। ये टकराव बहुत जरूरी है। अब राक्षस सिर्फ अजीब बर्ताव नहीं कर रहा, वो रेंटी को छेड़ने वालों पर सीधा हमला करने को तैयार है। वो वीडियो जैसे एक ट्रिगर बन गया। और उसी रात वो भयानक घटना होती है। हाँ, रसोई में रेंटी उबलते पानी से मेंढक निकालती है और सिटी के सामने उसे कच्चा चबा जाती है। बाप रे, ये तो बहुत ही विचलित करने वाला सीन था। बिल्कुल, सिटी डर जाती है, भागकर बायू को जगाने जाती है, लेकिन बिस्तर पर बायू नहीं होता। कौन होता है? रेंटी। हाँ, रेंटी। और फिर वो सिटी पर हमला करती है, गला घोटकर मार देती है और उसके बाद उसका पेट फाड़कर लिवर निकालकर खा जाती है। क्या? लिवर? हाँ, ये पहली हत्या है। और कहानी अब पूरी तरह पलट जाती है। राक्षस अब सिर्फ रेंटी के अंदर नहीं है, वो उसके शरीर का इस्तेमाल करके हत्याएं कर रहा है। और ये लिवर खाना, ये उस रस्म की शर्त से जुड़ा लगता है, लेकिन शायद ये राक्षस की अपनी भूख है, अपनी ताकत बढ़ाने का तरीका। मतलब अब ये सौदा सिर्फ रेंटी के लिए नहीं रहा, राक्षस का अपना खेल शुरू हो गया है। एकदम। अगले दिन जब सिटी गायब मिलती है तो क्या होता है? सास फिर रेंटी को ही दोष देती है। बायू को पता चलता है कि उसके कुछ कीमती मुर्गे भी गायब हैं। उसे शक होने लगता है। और रात में उसे घर के पीछे सिटी की लाश मिल जाती है। वो एकदम टूट जाता है, रेंटी से भिड़ जाता है। तो क्या वो पुलिस के पास जाता है? नहीं, यहीं पर सास फिर एक भयानक फैसला लेती है। वो बायू को रोक लेती है, कहती है घर की इज्जत का सवाल है, चुपचाप सिटी को दफना दो। अरे, मतलब न्याय से ज्यादा इज्जत प्यारी है। हाँ, ये फैसला दिखाता है कि वो परिवार अंदर से कितना खोखला हो चुका था। वो बायू को मना लेती है और बायू मान जाता है। हाँ, और जब वो रात में सिटी को दफना रहा होता है, उससे रेंटी दिखती है। वो उसके पीछे जाता है। और फिर राक्षस अपनी असली ताकत दिखाता है। रेंटी बिना छुए बायू को हवा में उछाल देती है, दूर से ही उसकी आंखें निकाल लेती है। बिना छुए? हाँ, और फिर उसे ऐसी जगह पटकती है कि ऊपर से सामान गिरकर उसकी मौत हो जाती है। ये तो बहुत भयानक मौत थी। बिल्कुल। अब राक्षस की ताकत बहुत बढ़ चुकी है। रेंटी का खुद पर काबू लगभग खत्म है। और गीता, जो ये सब छुपकर देख लेती है, वो समझ जाती है कि अब कोई नहीं बचने वाला। हाँ, अब तो गीता ही बची है गवाह। वो डरकर रेंटी को कमरे में बंद कर देती है और पड़ोसी मिस्टर हॉज को बुलाती है। मिस्टर हॉज, वो कुछ कर पाते हैं? वो आते हैं, कोई छोटी मोटी रस्म करते हैं और ये तो कंफर्म कर देते हैं कि हाँ, रेंटी पर राक्षस का साया है। लेकिन वो राक्षस इतना ताकतवर है कि मिस्टर हॉज खुद डरकर भाग जाते हैं। कहते हैं बस प्रार्थना करो। मतलब पारंपरिक तरीके भी फेल हो गए हैं। हाँ, ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। और तभी रेंटी का पति बोबो वापस आ जाता है। ओह, बोबो आ गया। अब शायद कुछ हो। उम्मीद तो यही होती है, पर बोबो पहले गीता की बात मानता ही नहीं। अच्छा। हाँ, लेकिन जब वो बंद दरवाजे से राक्षस की वो भारी आवाज सुनता है और छेद से रेंटी की वो भयानक आंख देखता है, तब उसे यकीन होता है। वो डर जाता है। फिर वो लोग मदद लेने जाते हैं। हाँ, वो और गीता मदद के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन पीछे घर में राक्षस अपना काम करता है। वो रेंटी के शरीर से नीना को डराता है, धमकाता है और फिर सास को मार देता है। सास को भी मार दिया। हाँ,
राक्षस अब किसी को नहीं छोड़ रहा, उसका मकसद शायद पूरे परिवार को ही खत्म करना है। जब बोबो और गीता लौटते हैं तो उन्हें सास की लाश मिलती है। रेंटी उनके सामने आती है। बोबो उसे रोकने की, शायद समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रेंटी कैंची उठाकर सीधा उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। बोबो को भी? हाँ, ये कहते हुए कि अब तुम रेंटी के पति नहीं रहे। ये तो पूरी कहानी ट्रेजेडी बन गई। बेचारा बोबो लौटा और मारा गया। बिल्कुल। अब सिर्फ गीता और नीना बची हैं। और रेंटी अब गीता की तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए। हाँ, लेकिन तभी डरी हुई नीना रोती हुई चिल्लाती है, प्लीज माँ ठीक हो जाओ। बेटी की आवाज। हाँ, बेटी की वो मासूम पुकार जैसे रेंटी के अंदर कुछ जगह देती है, जो माँ उसके अंदर कहीं दबी हुई थी। एक पल के लिए राक्षस का कंट्रोल हटता है, रेंटी को होश आता है। उसे एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। हाँ, उसे दिखता है कि उसने अपने पूरे परिवार को मार डाला है। जिस बेटी के लिए सब किया, उसी की आवाज उसे वापस लाती है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। तो वो क्या करती है? वो गीता से कहती है, नीना को लो और भागो यहाँ से फौरन, क्योंकि मैं फिर से वो बन सकती हूँ। वो माफी मांगती है, उन्हें कसम देती है कि पीछे मुड़कर मत देखना। और उनके जाने के बाद रेंटी खुद पर पेट्रोल डालती है और आग लगा लेती है। ओह, उसने खुद को खत्म कर लिया। हाँ, ये उसका आखिरी बलिदान था। जब उसे एक पल के लिए खुद पर काबू मिला तो उसने और तबाही फैलाने के बजाय खुद को मिटाना चुना। ये अंत बहुत दुखद है, लेकिन इसमें उसकी इंसानियत, उसका माँ का प्यार, उसकी एक आखिरी झलक दिखती है। बेटी के लिए सौदा किया और अंत में बेटी के लिए जान दे दी। बिल्कुल। तो ये थी प्रेत दुल्हन की कहानी। रेंटी की एक दर्दनाक यात्रा जो हमें दिखाती है कि कैसे लाचारी, परिवार का दबाव और एक गलत फैसला किसी को भी विनाश के रास्ते पे धकेल सकता है। सही कहा। और ये कहानी कई सवाल भी खड़े करती है, जैसे समाज और परिवार जब किसी को इतना अकेला कर देते हैं तो क्या होता है? क्या ऐसे अलौकिक सौदों का अंत हमेशा तबाही ही होता है? और पारंपरिक मूल्यों और आज के दबावों के बीच फंसी औरतों की क्या स्थिति है? ये सब सोचने पर मजबूर करती है फिल्म। हाँ, और जैसा कि हॉरर फिल्मों में अक्सर होता है, अंत शायद पूरी तरह अंत नहीं होता, है ना? फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। हाँ, बिल्कुल। गीता और नीना एक नए गांव में हैं, नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गीता जब अलमारी खोलती है तो अंदर वही लाल दुल्हन का जोड़ा रखा है, वही जोड़ा जो रेंटी ने राक्षस से शादी करते वक्त पहना था। और यहीं पर कहानी हमें छोड़ जाती है एक बेचैन करने वाले सवाल के साथ। क्या वो श्राप खत्म हुआ, या वो जोड़ा सिर्फ एक याद है, या फिर बुराई ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनके साथ नए घर तक आ गई है? मतलब क्या ऐसी ताकतों से कभी पूरी तरह छुटकारा मिल सकता है? बिल्कुल, ये सवाल दर्शकों के मन में रह जाता है। क्या रेंटी का बलिदान काफी था, या ये कहानी अभी जारी रहेगी? सोचने वाली बात है।